हाँ जी बच्चों, कैसे हो सब? पढ़ाई के अलावा सब ठीक है? अच्छा, आज हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? रूल 3 में क्या है? बहुत सारे एडवांटेजेस या प्रिविलेजेस है जो किसको दिए जाते हैं, एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को, और एम्प्लॉय को उसको क्या देना होगा, टैक्स। उसमें सबसे पहले क्या करते हैं? स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन और पर्सनल अटेंडेंट। स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन, पर्सनल अटेंडेंट। अगर मेरे घर पर स्वीपर किसका आता है? एम्प्लॉयर का। गार्डनर किसका आता है? एम्प्लॉयर का। मैं बहुत बड़ा एम्प्लॉय हूँ और इसलिए मेरे घर पर स्वीपर, नौकर भी किसके आते हैं? एम्प्लॉयर के। मैं रिलायंस में जॉब करता हूँ और मेरे घर पर नौकर भी कौन भेजता है? रिलायंस। तो मेरे लिए एक्स्ट्रा फायदा है और मुझे उस पर क्या देना पड़ेगा? टैक्स। द वैल्यू ऑफ बेनिफिट टू द एम्प्लॉय और एनी मेंबर ऑफ हिज हाउस होल्ड, या तो मुझे दे या मेरे घर वालों को, मतलब मेरे हाउस होल्ड के मेंबर्स को दे। इसमें हाउस होल्ड के मेंबर्स में अलग मतलब आएगा, वो मैं तुम्हें अलग से बताता हूँ कि इसमें हाउस होल्ड के मेंबर्स में कौन कौन आएगा। तो चाहे वो मुझे बेनिफिट मिले चाहे मेरे हाउस होल्ड के मेंबर्स को, इसमें वो नहीं है। कौन कौन बताओ? स्पाउस और चिल्ड्रन, चाहे डिपेंडेंट हो चाहे नहीं हो। पेरेंट्स और ब्रदर सिस्टर का क्या होना जरूरी था? डिपेंडेंट। किन में पढ़ा था ये हमने? एक तो मेडिकल में और दूसरा लीव ट्रेवल कंसेशन में। एक तो मेडिकल में और दूसरा लीव ट्रेवल कंसेशन में। ठीक है, लीव ट्रेवल कंसेशन कौन सा था? कल किया था ना हमने। कौन सा? एयर से जाना, अदर देन एयर से जाना, वो सब। तो एक तो मेडिकल और एक लीव ट्रेवल कंसेशन। पक्का? वहाँ पर जो था वो यहाँ पर मेंबर ऑफ हाउस होल्ड नहीं है, ये मैं आपको अलग से बता दूंगा। बहुत जगह आएगा मेंबर ऑफ हाउस होल्ड, तो इसलिए मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। तो चाहे मेरे घर पर चाहे मेरे मेंबर ऑफ हाउस होल्ड के घर पर अगर कौन आ रहा है, स्वीपर, गार्डनर या कोई और पर्सनल अटेंडेंट। पर्सनल अटेंडेंट मतलब मान लो कपड़े धोने वाला है कोई भी, तो मेरे लिए कितनी सैलरी में ऐड हो जाएगा? एक्चुअल कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर एज रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट पेड बाय द एम्प्लॉय। मान लो कि मेरा एम्प्लॉयर उस वॉचमैन को कितने रुपए देता है जो मेरे घर पर आता है? 10,000 रुपये पर मंथ, और मैं उसके बदले में मेरे एम्प्लॉयर को कितने रुपए चार्ज भी, मतलब कितने रुपए का चार्जेस दे देता हूँ? 2,000 पर मंथ। तो मेरी इनकम कैसे आएगी? जो बेसिक सैलरी आएगी वो तो आएगी, प्लस क्या आएगा? वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स ऑफ वॉचमैन। कितने का? 10,000 to 12 माइनस जो मैंने अपने एम्प्लॉयर को पे कर दिया, तो इतने रुपए पर क्या होगा मेरा टैक्स एक्स्ट्रा लग जाएगा। ठीक है, तो सीधा सा याद रखना बस, एक्चुअल कॉस्ट टू एम्प्लॉयर एज रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय। ठीक है, बाकी सारी कुछ भी मत पढ़ना चाहिए वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? गैस, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर। मेरे घर का गैस का बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल और वाटर का बिल अगर कौन दे दे? एम्प्लॉयर दे दे। तब मेरी सैलरी में कितना ऐड होगा? सम इक्वल टू अमाउंट पेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एजेंसी सप्लाइंग द गैस, इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी और वाटर। ठीक है, मान लो मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया 10,000 रुपये। अब राजस्थान में तो हमारे किस किस इलेक्ट्रिसिटी आती है? जोधपुर वितरण की। तो जोधपुर, अब मैं किस में काम करता हूँ? रिलायंस में। रिलायंस वाले ने क्या किया बोलो? मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो था वो किसको पे कर दिया? जोधपुर वाली कंपनी को, जो जोधपुर वितरण सप्लाई वाली। तो मेरी सैलरी में कितना ऐड हो जाएगा? जितना उसने पे किया। सम इक्वल टू अमाउंट पेड बाय द एम्प्लॉय। लेकिन कई बार क्या होता है, एम्प्लॉयर के खुद का ही अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर, सॉरी, कई बार किसका? एम्प्लॉयर का खुद का ही क्या होता है? यही काम होता है। जैसे मैं टाटा पावर में जॉब करता हूँ और मेरे घर पर इलेक्ट्रिसिटी किसकी आती है? टाटा पावर की आती है, और मेरी इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन हुई 10,000 यूनिट्स। ठीक है, अब क्या टाटा पावर किसी और को पे कर रही है या अपने रिसोर्सेज से दे रही है? अपने रिसोर्सेज से दे रही है। तो 10,000 यूनिट्स इंटू उसकी मान लो पर यूनिट कॉस्ट थी 15 रुपये, क्वेश्चन देगा आपको, तो 10,000 इंटू 15 आ जाएगा। अब वो मार्केट में भले 20 पर बेचे, मार्केट में भले 12 पर बेचे, मेरे को क्या लेना है? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट। मेरे को क्या लेना है? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट। और इसमें से क्या माइनस हो जाएगा? वेयर द एम्प्लॉई इज पेइंग एनी अमाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सर्विस द अमाउंट ऑफ पेड शैल बी डिडक्टेड। ये तो तुम्हें पता ही है कि अगर एम्प्लॉई कुछ वापस दे देगा एम्प्लॉयर को तो वो क्या हो जाएगा? माइनस। फॉर एग्जाम्पल, मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल आया 12,000 और वो किसने पे कर दिया? एम्प्लॉयर ने। और मेरे से कितने रुपए मैंने उसने एम्प्लॉयर ने ले लिए? 3,000। तो मेरी सैलरी में कितना ऐड हो जाएगा? 9,000। ठीक है, रूल 3.4। ये आपको 3.3 भी याद रखना है, 3.4 भी याद रखना है, मतलब सब रूल भी याद रखना। ठीक है, कैसे याद किया था मैं आपको बता दूँ। फ्री और कंसेशनल एजुकेशन फैसिलिटी। फ्री और कंसेशनल एजुकेशन फैसिलिटी, एजुकेशन अलाउंस से कंप्लीटली डिफरेंट है। एजुकेशन अलाउंस में क्या था बच्चों? एजुकेशन अलाउंस में
एजुकेशन अलाउंस में क्या था, 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड क्या था, एग्जाम। लेकिन वो था क्या, उसमें मेरे बच्चे को पढ़ा नहीं रहा था एम्प्लॉयर, वो मुझे महीने के कितने रुपए दे देता था, एक्स अमाउंट, मान लो 200 रुपये उसने दे दिए कि अब तुम्हें पढ़ाना है पढ़ाओ, नहीं पढ़ाना ना पढ़ाओ, हमारी तरफ से कितने रुपए फिक्स मिल रहे हैं, 200 रुपये। उसमें 100 रुपीज पर मंथ क्या था, एग्जाम। यहाँ हम क्या बात कर रहे हैं, वो पढ़ाएगा, वो कह रहा है कि तुम्हें बच्चे को पढ़ाना होगा और मैं उसकी क्या करूँ, एजुकेशन की कॉस्ट बेयर करूँ। ठीक है, वो ये नहीं कह रहा कि फिक्स रुपए ले लो और पढ़ाना है तो पढ़ाओ, नहीं तो मत पढ़ाओ। तो वो मेरे बच्चे की एक्चुअल कॉस्ट ही क्या कर रहे हैं, खुद ही, चाहे स्कूल वालों को डायरेक्ट दे, चाहे जो मैं स्कूल को देता हूँ मुझे रिइंबर्स करे। ठीक है, तो यहाँ वो क्या कह रहा है, मैं अंडरटेक कर रहा हूँ तुम्हारे बच्चे की पढ़ाई का एक्सपेंस, और वहाँ क्या था, फिक्स ले लो, आपको पढ़ाना है पढ़ाओ, नहीं पढ़ाना ना पढ़ाओ, बच्चा है या नहीं है उससे भी कोई मतलब नहीं मिलेगा होता। तभी बच्चा पढ़ रहा है। नहीं, मैंने बिना बच्चों के लेते हुए देखा है, जिनके कुंवारे लोगों को क्या लेते हुए देखा है, वो तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, और वो भी 100 रुपए की एग्जाम्पशन होगी। वहाँ कहीं कोई रूल ही नहीं है कि बच्चे को पढ़ाना। 100 रुपए अगर दे रहा है, 100 रुपए की एग्जाम्पशन ही तो मिल रही है, बच्चे की पढ़ाई पर 100 रुपया महीना लगता है। तो 100 रुपए की एग्जाम्पशन मिलती है, बस ठीक है, वो 1200 रुपये का टैक्स, 1200 रुपये पर 30% टैक्स लगता है, 2 बच्चों के हिसाब से ले लो, 2400 रुपये का टैक्स लगता है। ठीक है, तो अब हम चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का मतलब क्या है, आप ये रुपए ले लो, आप बच्चे को पढ़ाओ ना पढ़ाओ, पढ़ाएगा ही ना, सीधी सी बात है। लेकिन फिर भी नहीं भी पढ़ाओगे तो भी आपको 100 रुपये की क्या मिलेगी, एग्जाम्पशन मिलेगी, वो रूल में लिखा हुआ। अगर आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है तो किसमें लिखा हुआ है, सेक्शन 1014। यहाँ हम क्या कह रहे हैं कि आपके बच्चे को पढ़ाएंगे, एजुकेशन फैसिलिटी। ठीक है, तो अब यहाँ पर कैसे टैक्सेबल होगा, अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर कितना होगा, बोलो, जितना उसका एम्प्लॉयर का लगे। सीधी सी बात है, मेरा क्या फायदा है, मेरे बच्चे की स्कूल फीस 10,000 रुपये थी, मेरे एम्प्लॉयर ने दे दी तो कितना होगा, 10,000। लेकिन कई बार क्या होता है, एजुकेशन फैसिलिटीज मेंटेन्ड एंड ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। कई बार एजुकेशन फैसिलिटी होती किसकी है, एम्प्लॉयर की, मतलब स्कूल एम्प्लॉयर का है। जैसे मान लो कि मैं बीबीए स्कूल में जॉब करता हूँ, तो जिस मेरा एम्प्लॉयर ही कौन है, स्कूल वाला ही, तो उसी के स्कूल में मेरा बच्चा पढ़ रहा है। और ये ठीक नहीं है एग्जाम्पल, क्योंकि ये जो लॉ में लिखा हुआ है किसको ध्यान में रखकर लिखा गया है। जैसे टाटा कंपनी होती है, बाहर शहर के बाहर क्या बना लेती है, फैक्ट्री बना लेती है, तो फैक्ट्री में एम्प्लॉइज तो आएंगे, तो वो उन एम्प्लॉइज के बच्चों के लिए वहीं पर एक क्या बना देती है, स्कूल। वो किसी, उसका काम स्कूल का बिजनेस रन करना नहीं होता, बस एम्प्लॉइज की फैसिलिटीज के लिए वो क्या बना देती है, स्कूल। ठीक है, तो टाटा और ये सब क्या करते हैं, एम्प्लॉइज की फैसिलिटीज के लिए क्या बना देते हैं, स्कूल बना देते हैं। तो टाटा ने अपने एम्प्लॉइज के फैसिलिटी देने के लिए उनके बच्चों के लिए क्या बना दिया, स्कूल बना दिया कि ठीक है, तुम्हारे जो भी टाटा के एम्प्लॉइज है वो कहाँ पढ़ लेंगे, टाटा के स्कूल में पढ़ लेंगे। तब क्या होगा, अब टाटा के उस स्कूल में क्या होगा, कॉस्ट ऑफ सच एजुकेशन इन सिमिलर इंस्टीट्यूशन इन और नियर द लोकेलिटी। अब समझना एक बात, फटाफट समझ, ये क्या है, टाटा कंपनी का ही क्या है, स्कूल है, क्योंकि यहाँ पर टाटा की क्या थी, फैक्ट्री थी। तो इन फैक्ट्रीज में जो भी इसके इंजीनियर, डायरेक्टर जो भी लोग थे, उनको क्या बोला कि आप अपने बच्चों को यहीं भेज दिया। अब इनमें स्कूल में कोई फीस ली नहीं जाती, दूसरे बच्चों को ये पढ़ाते नहीं, तो कैसे देखना पड़ेगा, इसी तरह का स्कूल। अगर ये सीबीएसई है तो दूसरे आसपास के नियर बाय लोकेलिटी के सीबीएसई स्कूल, या आरबीएसई है, हम राजस्थान में है तो आरबीएसई के हिसाब से बोलें, ठीक है, या जो भी है, हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है, तो सिमिलर स्कूल सिमिलर लोकेलिटी में क्या चार्ज करता है, उतना होगा। अब आप अपने आप से नहीं आइडिया लगा सकते क्वेश्चन में, तो आपको तो क्वेश्चन ही बताएगा कि सिमिलर स्कूल सिमिलर लोकेलिटी में, इस तरह की नियर बाय लोकेलिटी में कितना चार्ज करता है। ठीक है, अब 2 केस है इसमें कितने केस है, 2। पहला क्या है, स्कूल इज मेंटेन्ड और ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, तब आपको क्या लेना है, कॉस्ट ऑफ सच एजुकेशन इन सिमिलर इंस्टीट्यूशन और नियर द लोकेलिटी। और दूसरा केस क्या है, एम्प्लॉइज, देखो, वेयर फ्री एजुकेशन फैसिलिटीज फॉर सच मेंबर ऑफ एम्प्लॉइज हाउस होल्ड आर अलाउड इन एनी अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय रीजन ऑफ हिज बीइंग इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ दैट एम्प्लॉयर। मतलब फ्री एजुकेशन फैसिलिटी क्यों मिल रही है, इस बार स्कूल किसका नहीं है, एम्प्लॉयर का नहीं है, लेकिन क्यों मिल रही है, क्योंकि मैं एम्प्लॉयर के एम्प्लॉयमेंट में हूँ, बाय रीजन ऑफ एम्प्लॉय बीइंग इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ दैट एम्प्लॉयर। ये टाटा है, मैं टाटा का एम्प्लॉय हूँ
और मुझे इस स्कूल में सिर्फ इसलिए मेरे बच्चे पढ़ने जा रहे हैं क्योंकि मैं किसका एम्प्लॉय हूँ, टाटा। ऐसा कब होता है? टाटा ने क्या कर लिया कि स्कूल हम नहीं खोलेंगे। टाटा सीधा किसी स्कूल वाले के पास गया, से डीपीएस के पास गया, और उसको क्या बोला कि आप साल के रुपए बता दो, 2 करोड़ 5 करोड़ जितने चाहिए उतने ले लो, और हमसे एक साथ पैसे ले लो, और हमारा कोई भी एम्प्लॉय का बच्चा आएगा तो वो आपके स्कूल में पढ़ेगा। तो क्या दिस स्कूल इज रन बाय या ओन्ड बाय टाटा? नहीं। फिर भी दिस स्कूल इज नॉट ओन्ड बाय टाटा, बट एम्प्लॉय ऑफ टाटा, या एम्प्लॉय सन या मेंबर ऑफ हाउसहोल्ड ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ टाटा are being educated in the school by reason of employee being in employment of that employer. इस एम्प्लॉय के बच्चे या मेंबर ऑफ हाउसहोल्ड इस स्कूल में क्यों पढ़ पा रहे हैं? क्योंकि ये टाटा का क्या है, एम्प्लॉय। जैसे ही टाटा का एम्प्लॉयमेंट खत्म, वैसे ही डीपीएस इससे क्या लेने लग जाएगा, पैसे। क्यों? क्योंकि डीपीएस कहता है कि टाटा का एम्प्लॉय के कोई भी बच्चा यहाँ आता है तो हम उसको क्या करेंगे, फ्री में पढ़ाएंगे, क्योंकि उसका और टाटा का कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं कि फ्री एजुकेशन क्यों मिल रही है? बाय रीजन ऑफ हिज, मतलब एम्प्लॉय बीइंग इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ दैट एम्प्लॉय। समझ गए बात? तब भी क्या लेना है, कॉस्ट ऑफ सच एजुकेशन इन सिमिलर इंस्टीट्यूशन और नियर और लोकल, और ये तुम्हें क्वेश्चन देगा। ठीक है, इसमें कोई 100 रुपए की छूट मिलेगी क्या? नहीं। इसमें तो पूरा अभी तक के हिसाब से तो आपका पूरा क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। ठीक है, अब ये तो आपको देखो, अब हर रूल 3 के हर सब रूल में ये लिखिए कि अगर अमाउंट को रिकवर हो जाए किससे, एम्प्लॉय से, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब सुनो, ये मान लो कि सिमिलर स्कूल में कितने रुपए लगते थे? सिमिलर स्कूल में कितने रुपए लगते थे? 5000 पर मंथ। इसमें लॉ में यही लिखा हुआ है कि सिमिलर इंस्टीट्यूशन इन नियर। ये वास्तव में क्या होता है, डीपीएस एक अलग से ब्रांच खोलते ही कहाँ पर है, उसी जगह पर, और वहाँ पर दूसरे बच्चे पढ़ने जाते नहीं। सुनो मेरी बात, फैक्ट्री टाटा की है शहर के आउटस्कर्ट्स, मतलब बहुत बाहर की एरिया में। ठीक है, अब डीपीएस स्कूल वैसे तो जगह जगह है, लेकिन एक ब्रांच स्पेसिफिकली किसके लिए खोल दी, टाटा वालों के लिए। तो यहाँ पर फीस ली नहीं जा रही, तो डीपीएस की दूसरी ब्रांचेस में क्या फीस ली जा रही है। सिमिलर स्कूल मतलब इसी टाइप का। हाँ, अगर यहाँ दूसरे बच्चे पढ़ रहे हैं तब जरूरत ही नहीं है, बड़ा आराम से पता लग जाएगा। सिमिलर स्कूल की जरूरत ही नहीं है, इसी स्कूल में अगर दूसरे पढ़ रहे हैं तो वो। ठीक है, अब सुनो, मान लो कि सिमिलर स्कूल की कितनी फीस है, 5000 पर मंथ। ठीक है, अब ये प्रोविजन पढ़ना, provided that where the educational institution itself is maintained or owned by employer or free education facilities are provided to children by reason of ये वाला। ठीक है, मतलब कौन से केस, ये वाला केस, इस केस की बात नहीं हो रही। उस केस में क्या होगा, अगर वैल्यू पर चाइल्ड डज नॉट एक्सीड ₹1000 पर मंथ, तो क्या होगा, नथिंग कंटेन इन दिस सब रूल शैल अप्लाई। मतलब क्या है, टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, टैक्सेबल नहीं। अब सुनना बात को, मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ। पहले तो अपने माइंड में ना 3 केस बना। 3 केस क्या मतलब क्या है, एक मिनट बच्चों, सुविधा चाहिए तुम्हें ये कि ये 2 करो और तुम्हारा फटाफट से चला जाए। 10 सेकंड आगे कर लेते हो इतने में। बताओ, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला केस क्या है, एक काम रुको, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला केस क्या है, स्कूल किसका है, एम्प्लॉयर का, उसमें ही मुझे पढ़ाया जा रहा है। ठीक, मुझे पढ़ाया जा रहा है, मैं तो एम्प्लॉय हूँ, मेरे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। उसमें किसको पढ़ाया जा रहा है, आपके बच्चों, मेरे बच्चों को। सेकंड क्या है, स्कूल एम्प्लॉयर का नहीं है, लेकिन एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रैक्ट है किसके साथ, स्कूल के साथ, और उसमें किसको पढ़ाया जा रहा है, आपके बच्चों को, मेरे मेंबर्स ऑफ हाउस होल्ड को। उसमें बच्चे भी आएंगे और लोग भी आएंगे, भाई बहन भी आएंगे। ठीक है, इसमें वर्ड का क्या लिखा हुआ है, हर जगह मेंबर ऑफ हाउस होल्ड लिखा हुआ है, कहीं देख लेना। ठीक है, नहीं, इसमें फिक्स है कितने लोग आएंगे,
इसमें फिक्स है इतने लोग आएंगे। मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कि मेंबर ऑफ हाउस होल्ड में क्या क्या आएगा। रूल 3 में जितने भी लिखा हुआ है ना, हर जगह क्या लिखा हुआ है, मेंबर ऑफ हाउस होल्ड। और मेंबर ऑफ हाउस होल्ड वो नहीं है, कौन से वाले, जो हमने LTC लीव ट्रेवल कंसेशन और मेडिकल में पढ़े थे, ठीक है। तो पहला केस क्या हो गया, जल्दी बोलो, स्कूल किसका, एम्प्लॉयर का। दूसरा केस क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट वाला। और इन दोनों में कितना है, जितना सिमिलर स्कूल इन सिमिलर लोकेलिटी में चार्ज करता, ठीक है। और इन दोनों के केस में क्या लिखा हुआ है, ये वाली बात लिखी हुई है, ये वाली जो बात लिखी हुई है इन दोनों के केस में लिखी हुई है। अब तीसरा केस क्या है, ना तो मेरे एम्प्लॉयर का स्कूल है और ना ही क्या है, उसका किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। मेरा बच्चा फॉरेन में पढ़ रहा है या इंडिया में किसी बड़े कॉलेज में पढ़ रहा है और मैं एलीट मतलब इंपॉर्टेंट स्टाफ हूँ, किसके लिए, अपने एम्प्लॉयर के लिए। तो उसने मेरे बच्चे को पढ़ाने के लिए कहाँ भेज दिया, US भेज दिया या नहीं दिल्ली मुंबई भेज दिया। तो वो कौन सा केस है, ये वाला केस। वो कौन सा केस है, थर्ड वाला केस जो हमने सबसे पहले लिखा हो। तब क्या होगा, जितना उसका लग रहा है, ठीक है। तब सिमिलर स्कूल थोड़ी है, जितना उस स्कूल को दिया। तब सिमिलर स्कूल तो कब देखें, क्योंकि उस स्कूल में फीस लगी नहीं, उस स्कूल में दूसरे बच्चे आते ही नहीं है। इन केसेस में क्या होता है, जनरली उस स्कूल में क्या होता है, सिर्फ एम्प्लॉयर के ही एम्प्लॉइज के बच्चे होते हैं, ठीक है। टाटा के एम्प्लॉइज के ही बच्चे होते हैं। तो इसलिए क्या बोल दिया, सिमिलर स्कूल इन सिमिलर लोकेलिटी। अब मान लो मैं इंपॉर्टेंट स्टाफ हूँ और मेरे बच्चे को पढ़ाने के लिए US भेज दिया, तो किस केस में आ जाएगा, थर्ड केस में। अब जो ये बात है ना 1000 रुपये वाली, ये थर्ड केस पर एप्लीकेबल नहीं है, ये सिर्फ किस पर ले, फर्स्ट और सेकंड पर। और उसमें भी एक चाइल्ड वर्ड अंडरलाइन कर लो, वैल्यू पर चाइल्ड। मेंबर ऑफ हाउस होल्ड का मतलब तो क्या हो गया, इसमें आगे मान लो कोई और भी आ गया, ब्रदर सिस्टर आ गए, तो ब्रदर सिस्टर को, अगर मेरे ब्रदर सिस्टर को पढ़ाया जा रहा है तो 1000 रुपये वाली छूट नहीं है। मेरे बच्चे को पढ़ाया जा रहा है तब क्या होगी, 1000 रुपये वाली छूट, ठीक है, पक्का ना। अब इसके ऊपर दो इंटरप्रिटेशन लेता है कि अगर एजुकेशन फीस कितनी है, 1200 रुपये है, तो आपका इंस्टीट्यूट कैसे आंसर देता है, केस 1 में 200 रुपये पर टैक्स लगाता है, केस B पे किस पर लगाता है, 1000, मतलब पूरे 1200 रुपये। क्योंकि इसमें इस तरह से नहीं लिखा हुआ कि 1000 रुपये तक छूट है और उससे ऊपर वाला टैक्सेबल है। इसमें क्या लिखा हुआ है, this sub rule shall nothing contained in this sub rule shall apply if the cost of such education or the value such benefit for child does not exceed ₹1000। तो इससे क्लियर नहीं होता कि 1000 से ऊपर वाला ही टैक्सेबल है या 1000 तक कुछ नहीं और 1000 से ज्यादा होने पर सारा। तो सर हम एग्जाम में क्या करके आएंगे, दोनों तरह से करके आएंगे। मैं तुम्हें इंस्टीट्यूट का ही आंसर दिखाता हूँ, इंस्टीट्यूट ने कैसे इसको सोल्व किया हो। श्री इलिस्ट्रेशन 20 बच्चों मैं पूरा नहीं करा रहा, मैं सिर्फ कौन सी बात कर रहा हूँ, फ्री एजुकेशन। ये क्या है, श्री बाला या बला, एम्प्लॉयड इन ABC इन फाइनेंस एज अ फाइनेंस मैनेजर गिव्स द लिस्ट ऑफ रिक्विजिट्स प्रोवाइडेड बाय द कंपनी टू हिम। अच्छा ये क्या है, लड़का है, क्या लिखा हुआ है, हिम, तो ये बाला है मेरे जैसे, फोर्थ एंटायर फाइनेंशियल ईयर। अब अपने को इसमें क्या देखना है, ये वाला पॉइंट है, फ्री एजुकेशन वाज प्रोवाइडेड टू हिज 2 चिल्ड्रन। ये ARTHY मतलब आरती तो नहीं होता है, जो भी नाम है, एंड अशोक, अर्थी नाम होता है भाई। Maintained and owned by the company. The cost of such education for Arthi is computed as 900 per month. तो इसमें तो कोई लोचा ही नहीं है, ये तो 1000 से कम ही है, पूरी एग्जाम का मतलब कुछ भी टैक्सेबल नहीं है। बट अशोक के लिए कितना है, 1200, और कोई भी अमाउंट एम्प्लॉय से रिकवर नहीं की गई। आंसर पढ़ो। However, the cost of free education provided to each child would be taxable since the cost exceeds ₹1000 per month. The taxable perquisites value would be ₹1200 into 12, 14,400। ये किसका व्यू है, ICAI का, ठीक है। लेकिन एक ऑल्टरनेटिव पॉसिबल व्यू क्या है कि किससे ऊपर का टैक्सेबल है, 1000 से ऊपर का, कि लोगों का इंटेंट क्या है, 1000 रुपये तक की छूट देने का। तो 200 into 12, तो सर हमें क्या करना है, हमें एज इट इज ऐसे ठीक क्या, ठीक है क्या। हाँ जी बच्चों, एम्प्लॉयर who is engaged in the carriage of goods, passenger of goods, ये मैं आपको अलग से करवाता हूँ। पहले है ना हम एक बड़ा रूल नोट करेंगे, 3-6 छोटा सा है। अब हम क्या करना स्टार्ट करते हैं, पहले तो याद करने का एक तरीका। रूल 3-1 क्या है, जल्दी जल्दी बताओ। हाँ, घर कैसे याद करा था मैंने तुम्हें, पहले मेरे 2 शर्तें होगी थी शादी के लिए, क्या चाहिए, घर और गाड़ी। तो 3-1 किसका था, घर का। 3-2 किसका था, गाड़ी। चलो 1 मिनट, रूल 3-1-2 बाद में कराता हूँ, पहले क्या देख लो, मेंबर ऑफ हाउस होल्ड में क्या कौन आएगा, स्पाउस या स्पाउसेस, ठीक है ठीक है।
तो अगर आप 2 मेंटेन कर रहे हो तो दोनों आएंगे। उसके बाद चिल्ड्रन एंड देयर स्पाउसेस और पेरेंट्स, सर्वेंट्स एंड डिपेंडेंट्स, ठीक है। तो ब्रदर सिस्टर आएंगे अगर वो डिपेंडेंट है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो स्पाउसेस, चिल्ड्रन एंड देयर स्पाउसेस, पेरेंट्स, सर्वेंट्स एंड डिपेंडेंट्स, ठीक है। रूल 3(1) क्या है, जल्दी से। मैंने आपको क्या बोला था, मेरी शादी करने की पहली शर्त क्या रखवा दी कि इसके पास क्या होना चाहिए, घर और गाड़ी। तो 3(1) और 3(2). फिर मैं क्या हो गया, शादी होते ही मैं क्या बन गया, डोमेस्टिक सर्वेंट। तो कौन सा था, 3(1) क्या है, घर। 3(2), 3(3) डोमेस्टिक सर्वेंट। 3(4) क्या था, मैं तो बिना एसी के रहा था, लेकिन जब मैं सर्वेंट बन गया तो सामने वाले को क्या चाहिए, एसी भी चाहिए, तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। 3(4) फिर क्या हुआ, बच्चे, तो पढ़ाया उसको, तो 3(5), बच्चे नहीं हुए, बच्चा हुआ 3(5). और उसके बाद में थोड़ा मैंने तुम्हें बताया था कि मेरा सिस्टम उल्टा हो गया था, मैं घूमने कब गया था, बच्चा होने के बाद, तो इसलिए क्या था 3(6). वो क्या था, कैरियर्स ऑफ पैसेंजर्स और गुड्स, ठीक है। फटाफट से 3(1) मैं लिख लेता, इस तरह का तुम्हें याद रहे। 3(1) क्या है, घर। 3(2), 3(3) सुपर डोमेस्टिक सर्वेंट। 3(4) इलेक्ट्रिसिटी। 3(5) एजुकेशन। और 3(6) घूमने गए, ठीक है। अभी 3(6) मैंने आपको नहीं पढ़ाया। और उसके बाद में रूल क्या स्टार्ट हो जाता है, 3(7). अब 3(7) में भी आगे क्या है, 8 रूल, 9 है वैसे, ठीक है। तो इनको अलग से मैं बताता हूँ। अब पहले हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, 3(6) को छोड़ के पहले क्या स्टार्ट कर रहे हैं, 3(7). 3(7) में सब रूल 1 क्या है, इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन। इसका मतलब क्या है, मेरा एम्प्लॉयर मुझे क्या देता है, बिना ब्याज के पैसे देता है या कम ब्याज पर पैसा देता है, तो मुझे फायदा है किस चीज़ का, जो पैसा दिया वो नहीं, वो तो क्या करेगा, वापस लेगा। आप मुझे 10 लाख रुपए दे दो और वापस 10 लाख ले लो, तो मुझे तुमने क्या एडवांटेज दिया, इंटरेस्ट नहीं लिया। तो और कहीं से लेता तो मुझे क्या लगता, इंटरेस्ट लगता। तो तुमने मुझसे क्या नहीं लिया, इंटरेस्ट नहीं लिया, तो क्या हो गया, बोलो, मुझे इंटरेस्ट का फायदा हो गया। तुम मुझे 10 लाख दो और 10 लाख वापस दे दो, और मान लो किसी दूसरे से लेता तो 1 लाख रुपए का क्या लगता, इंटरेस्ट। तो मेरी सैलरी में कितने रुपए जुड़ जाएगा, 1 लाख। तो एम्प्लॉयर जब आपको क्या देता है, इंटरेस्ट फ्री लोन देता है, तो कितना इंटरेस्ट का एडवांटेज माना जाएगा वो मुझे बताना, कितना माना जाएगा। रेट किसकी लेनी है, SBI। मान लो कि मैं टाटा में जॉब करता हूँ और टाटा कंपनी ने मुझे 10 लाख का लोन दे दिया इंटरेस्ट फ्री, SBI कितनी रेट लेता, 10%। 11 की जानबूझ के चीजों को मुश्किल करना। 10% रेट से क्या दिया, इंटरेस्ट। तो 10 लाख का 10% कितना हो गया, 1 लाख। तो मेरी सैलरी में कितना जुड़ जाएगा, 1 लाख। तो हमें रेट किसकी लेनी है, मेरा एम्प्लॉयर तो मुझसे इंटरेस्ट ले ही नहीं रहा। टाटा कंपनी में जॉब करता हूँ, टाटा ने मुझे क्या दिया, इंटरेस्ट फ्री लोन दिया, उसने तो कुछ लिया ही नहीं, लेकिन मुझे रेट किसकी लेनी है। अगर ये लोन मैं किससे लेता, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, तो रेट चार्ज पर एनम बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑन द फर्स्ट डे और रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। मुझे कौन से दिन की रेट लेनी है, फर्स्ट डे की। फॉर एग्जांपल मैंने लोन कब लिया, 15/8 को, तो भी यहाँ रेट 12% थी, यहाँ रेट 10 थी 1/4 को, तो मुझे कौन सी लेनी है, 1/4 वाली फर्स्ट डे की, जो SBI की सिमिलर टाइप के लोन की रेट थी। सिमिलर टाइप का मतलब मैंने होम लोन लिया है तो क्या होगा, होम लोन की रेट, कार लोन लिया है तो कार लोन की रेट, पर्सनल लोन लिया बेटी की शादी के लिए तो पर्सनल लोन की रेट, ठीक है। किस दिन की, फर्स्ट डे की। और मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग मंथली बैलेंस पर ये लगाना है। इसका मतलब क्या है, लास्ट डे ऑफ ईच मंथ, इस पर ये लगाना है, ठीक है। इसका अमाउंट का, इसका क्या बन सकता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैं एग्जांपल लेकर के बताता हूँ कि इस लास्ट डे ईच मंथ का मतलब क्या, ठीक है। 1 मिनट बच्चों। हाँ जी बच्चों, अब ये एक क्वेश्चन लिख के दिया हमें, कहते हैं सोल्व करके दिखा दो, मान जाएंगे, तो उसको देखते हैं। इस पर, इससे आपको क्लियर होगा कि किस तरह से इंटरेस्ट फ्री लोन पर आपको क्या लगाना होता है, टैक्स लगाना होता है। मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे कितने रुपए का लोन दिया, बोलो ना, 15 लाख का। मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे कितने रुपए का लोन दिया, 15 लाख। रीपेमेंट मैंने कब करी, 21/12 को 3 लाख, 25/2 को 4 लाख। और लोन मैंने कब लिया बच्चों, 12/8 को, ठीक है। रीपेमेंट कब है, 21/12, और फिर कब है, 25/2 को। कितने रुपए का लोन लिया, 15 लाख,
ये 3 लाख की रीपेमेंट और ये 4 लाख की रीपेमेंट। अब फटाफट से बताओ बच्चों, हर महीने के एंड में कितना बैलेंस था? बस 8th मंथ के एंड में कितना बैलेंस था? 15। पूरे 8th मंथ का इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है ना? इसको अंडरलाइन कर लेता हूँ। 15 लाख इंटू रेट कितनी रहेगी बताओ, 12 या 15? SBI की रेट साल के पहले दिन कितनी थी? 12, और लोन वाले दिन कितनी थी? 15। कौन सी रहेगी? 12%। अब बताओ मुझे, हर महीने के एंड में जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है उस पर पूरे महीने का लिया जाएगा। तो 8th मंथ के एंड में बैलेंस कितना था? 15। तो 8th का भी लिया जाएगा, 9th का लिया जाएगा या नहीं? यस। 10th का? यस। 11th का? यस। 12th के एंड में बैलेंस क्या हो गया? चेंज हो गया। 12th के एंड में बैलेंस क्या हो गया? 21/12 को 3 लाख का लोन क्या हो गया? रीपे। तो इसमें कौन कौन से महीने लिए जाएंगे? 4, 8, 9, 10, 11। तो इधर कौन सा आ जाएगा? 4/12। अब अगली बार 12वें महीने के एंड में बैलेंस कितना हो गया बच्चों? 3 रीपे हो गया, तो कितना रह गया? 12 लाख इंटू 12%। अब कौन सा आएगा? 12वां पहला, दूसरे के एंड में फिर चेंज हो गया, तो 2/12। और फिर 4 लाख और रीपे हो गया, तो कितना रह गया बच्चों? 8 लाख। 12%। दूसरा महीना, ये 25/2 है ये। दूसरा, और तुमने कुछ लिखा ही नहीं, मैंने लिखा है तो 25/2। दूसरा तुम गलत लिख सकते हो क्या? दूसरा और तीसरा, हाँ वो मैं देख लिया। दूसरा और तीसरा, दूसरा और तीसरा, ठीक है? ये आ गया टोटल। पक्का समझ गए क्या? बोलो। तो आपको क्या लेना है, अब समझना ध्यान से मेरी बात। अब मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए। मान लो 28 भूल बन गया, 28/10 को मैंने क्या लिया? लोन, और 4/11 को रीपे भी कर दिया। कब लोन लिया मैंने? 28/10 को, और 4/11 को, मतलब कितने दिनों में रीपे कर दिया? 5-7 दिनों में पे कर दिया ना, जो भी है। तो अब मान लो 15 लाख का लोन था, तो कितना इंटरेस्ट पर टैक्स देना पड़ेगा? 15 लाख का रेट मान लो 10% है SBI की फर्स्ट दिन की, इंटू 1 मंथ। और ये कौन सा महीना लिया जाएगा? 10वां। 10वें महीने के एंड में बैलेंस था, और 11वें महीने के एंड में नहीं था, तो 11वें का नहीं लिया जाएगा, 10वें। तो मंथ के एंड में जो बैलेंस है ना, आखिरी डेट पर, उस पर क्या लगा दो? रेट। ठीक है, एक बुक का क्वेश्चन करेंगे। हाँ बच्चों, इस पर बेस्ड हम कौन सा इलस्ट्रेशन कर रहे हैं? 20। जमगी क्या इलस्ट्रेशन 20 कर रहे हैं? इलस्ट्रेशन 20 कौन सा नंबर पॉइंट? 6th नंबर पॉइंट। हाउसिंग लोन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। हाउसिंग लोन किस रेट से है बच्चे? 6%। वही है बल्ला वाला, ठीक है? तो 6% पर एनम से बल्ला को क्या दिया गया है? लोन। अमाउंट आउटस्टैंडिंग एज ऑन फर्स्ट, ये लोन अब नहीं दिया, ठीक है? ये लोन ऑलरेडी चल रहा है, साल के शुरू में ही पहले से कितने का बैलेंस चल रहा है? 6 लाख। लोन कब से दिया हुआ है? पहले से। और प्रैक्टिकली ऐसे ही होता है। श्री बला पेज 12,000 पर मंथ टुवर्ड्स प्रिंसिपल ऑन 5th ऑफ ईच मंथ। ऐसे मतलब ये 12,000 वास्तव में पे नहीं करता है एम्प्लॉय, क्या करता रहता है? सैलरी में से डिडक्ट करवाता रहता है। जैसे मेरी सैलरी 1 लाख रुपए की है, तो मैं एम्प्लॉयर को क्या बोलता हूँ कि 12,000 रुपये का आप क्या करते हैं, लोन की इंस्टॉलमेंट क्या करते हैं, डिडक्ट करवाता हूँ। तो बताओ अप्रैल मंथ के एंड में कितना बैलेंस रहेगा? 1/4 को बैलेंस था 6 लाख, हर महीने की 5 को वो चुका देता है, तो अप्रैल के मंथ में एंड के बैलेंस कितना रहेगा? 588। 6 क्यों रहेगा नलायक? 5/4 को भी तो चुका देगा वो, अप्रैल में नहीं चुकाएगा? चुकाएगा। बस यही गलती करी थी मेजोरिटी बच्चों ने, वो यहाँ से 6 लाख फिर कम करना स्टार्ट किए। 5 अप्रैल को भी तो चुकाएगा वो, तो अप्रैल के एंड में कितना रहेगा? 588। फिर 12 और चुक गया, फिर ये कम होता गया। हर महीने के एंड में बैलेंस क्या होता रहा? चेंज। तो अप्रैल का इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी आएगी? 588 इंटू रेट बताना बच्चों, क्वेश्चन में देख के। पक्का चाहिए? नहीं, मुझे एम्प्लॉयर ने 6% पे दिया, तो सर फिर फायदा क्या हुआ आपको? आपको तो एम्प्लॉयर ने चार्ज कर लिया इंटरेस्ट। नहीं, SBI की रेट कितनी थी? 10। तो ये इंटरेस्ट फ्री लोन है या कंसेशनल लोन है? कंसेशनल लोन है। तो कितने % का बेनिफिट हो गया मुझे? 4% का। 588 इंटू 4%। अब मेजोरिटी बच्चे ऐसा कर देते हैं, जबकि अप्रैल का है तो 1/12 भी करना है। अब आप
जब लिख कर नहीं करते हो तो हाँ ठीक है 588 4% का हिसाब से, और पेपर में सीधा 4% निकाल आते हो। ये अप्रैल का है तो 1/12, फिर इस वैल्यू का 4% इंटू 1/12, हर एक बार क्या करना है 4% इंटू 1/12। और मैं आपको सीधा बताऊं कि हर बार कितने रुपए कम हो रहे हैं, 12,000 का 4% इंटू 1/12, तो इनमें देखो सेम गैप आता रहेगा, बार बार सोल्व मत करते रहना। कितने रुपए कम हो रहे हैं हर बार, देख लो ना, 40-40 रुपए कम हो रहे हैं, दिख नहीं रहा क्या? तो आप ऐसे नहीं है कि हर बार करने लग जाओ सोल्व, हर बार कितने रुपए कम होते जाएंगे, 40 रुपए। अगर सेम प्रिंसिपल रीपे होता रहेगा तो ऐसे बार बार सोल्व मत करना है। 40-40 रुपए कम हो रहे हैं और टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी 20,850। ठीक है बच्चों, प्रोवाइडेड दैट नो वैल्यू वुड बी चार्ज, मतलब इंटरेस्ट फ्री लोन दिया है तो भी कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। अगर लोन किसके लिए दिया है, रूल 3A में स्पेसिफाइड डिजीज के मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। अब मान लो रूल 3A में कैंसर है, मान लो क्या एक्चुअल में है, तो मुझे हो गया कैंसर, अब मेरे को 10 लाख रुपए चाहिए, तो मैंने अपने एम्प्लॉयर से क्या लिया 10 लाख रुपया, और उससे क्या करवाया, ट्रीटमेंट करवाया। एम्प्लॉयर ने मुझसे कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, तो क्या ये रूल लगेंगे? नहीं लगेंगे। हाँ, मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए क्या लिया, लोन लिया, तो ये लगेगा। मैंने कार खरीदने के लिए लिया तो लगेगा, घर खरीदने के लिए लिया तो लगेगा। लेकिन मैं बीमार हो गया, रूल 3A में जो क्या थी, स्पेसिफाइड डिजीज थी, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है रूल 3A में, ठीक है, उनके लिए अगर मैंने लोन लिया तो नहीं होगा। और दूसरा क्या है, पेटी लोन्स के लिए नहीं लगेगा। विद द अमाउंट ऑफ लोन आर पेटी नॉट एक्सीडिंग द इन एग्रीगेट द 20,000 रुपीज। एग्रीगेट 20,000 रुपीज का मतलब क्या है, मैंने 2 लोन लिए, एक 7 का और एक 15 का। ये लैपटॉप के लिए लिया, ये कार के लिए, तो लगेगा। लैपटॉप की लोन ले लेंगे, लैपटॉप की रेट SBI क्या चार्ज करता है फर्स्ट डे पर और इस पर, क्यों? क्योंकि एग्रीगेट लोन किससे ज़्यादा है, 20,000 से। एग्रीगेट का मतलब सारे लोन मिलू के किससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 20,000। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट फर्दर वेयर द बेनिफिट रिलेट्स टू लोन मेड अवेलेबल फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। अगर आपको लोन किसके लिए मिला है, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, द एग्जेम्पशन शो प्रोवाइडेड शैल नॉट अप्लाई टू सो मच ऑफ द लोन एज हैज बीन रिवर्स्ड टू द एम्प्लॉय अंडर एनी मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम। मतलब मैंने मेडिकल के लिए कितने का लोन लिया, 10 लाख का, ठीक है, SBI से लेता तो रेट कितनी होती, 10%, कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने किसके लिए लिया, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज अंडर 3A। ठीक, अब यहाँ मैंने लोन ले लिया था 10 लाख का इस दिन, ठीक है भैया, मान लो 15,8 या रेट थी SBI की 10%, कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन मेरे को 15-12 को मेडिकल इंश्योरेंस मिल गया, मेरा दूसरी तरफ क्या करवाया हुआ था, इंश्योरेंस भी, तो 15-12 को मेरे को इंश्योरेंस क्लेम आ गई 10 लाख रुपए की। तो ये 10 लाख रुपए या तो मैं अपने एम्प्लॉयर को वापस पे कर दूँ, और अगर आपने वापस नहीं पे किया तो यहाँ से ये 10 लाख रुपए क्या माना जाने लग जाएगा लोन, तो 15-12 से इस पर क्या लगना स्टार्ट हो जाएगा, टैक्स। ठीक है, अब मान लो लोन लिया था 10 लाख का और क्लेम कितने की आई, 7 लाख की, तो 7 लाख रुपए मैं अगर एम्प्लॉयर को पे कर दूं तब तो कुछ नहीं है, मैंने एम्प्लॉयर को पे नहीं किया है तो 7 लाख रुपए पर टैक्स लगने लग जाएगा 10% के हिसाब से। ठीक, अभी हम क्या कर रहे हैं बच्चों, गिफ्ट। तुमने ना जानबूझ के धीरे स्टार्ट करके छोड़, अब हम एक बार बच्चों क्या स्टार्ट करें, गिफ्ट। ठीक है, रूल 37 में हमने बीच में कुछ एक दो छोड़ दिए, ठीक है, 37 को गिफ्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एनी गिफ्ट और वाउचर और टोकन इन लिeu ऑफ सच गिफ्ट। ठीक है, क्या देना, गिफ्ट देना या कोई वाउचर या टोकन देना गिफ्ट के बदले में। वाउचर टोकन क्या होता है, बड़े बड़े एम्प्लॉयर क्या करते हैं, शॉपर स्टॉप या जो भी बड़ी बड़ी की जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ से क्या ले आते हैं, 5 लाख रुपए दे दिए, वाउचर ले आए, अब अपने अपने एम्प्लॉइज को क्या बांट दी, गिफ्ट बर्थडे वाले दिन क्या दे दिया, ये क्या ले सकते हो तुम, वाउचर्स ले सकते हो, समझ गए ना। तो मैं डोमिनोज से जाकर 5 लाख के वाउचर ले आया, अब 5 लाख में छोटे छोटे मतलब कोई 500 का, कोई 1000 का, कोई 2000 का, कोई 200। ठीक है, या मतलब डोमिनोज से सिर्फ पिज़्ज़ा या कुछ खाने पीने की चीज़ें मिलेगी, बड़े जो रिटेल चेन्स होते हैं उनमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, तो उनसे वाउचर ले आया, एम्प्लॉय को दे दिया, वो मूवी देखो जो भी देखो। ठीक है, वाउचर का टाइम ऑफ सप्लाई तो GST से डिसाइड, मतलब वो तो वहाँ होगा, लेकिन अब हम किसकी बात कर रहे हैं, जिसको वो वाउचर मिला है, जिसने बेचा है उसको तो क्या भरना है, GST, वो तुमने पढ़ा था। अब जिसको वो वाउचर मिला है उसके लिए क्या होगी, इनकम, क्योंकि मैंने अपने एम्प्लॉय को क्या दे दिया, मैं रिलायंस, ठीक है, मैंने इससे क्या खरीद दिया, वाउचर। आवाज आ रही है क्या, मैंने इससे क्या खरीद लिया, वाउचर, तो इससे मैंने वाउचर खरीदा तो क्या हुआ,
इसको तो जीएसटी भरना है, इसके लिए सेल है, लेकिन मैंने जो वाउचर खरीदा है वो मैं अपने स्टाफ को बांट रहा हूँ, तो स्टाफ के लिए क्या होगी, इनकम होगी। तो देखो क्या लिखा, वैल्यू ऑफ एनी गिफ्ट वाउचर टोकन इन लियो ऑफ सच गिफ्ट। सिर्फ रेड वाला पढ़ेंगे। पहले क्या लिख दिया, सम इक्वल टू द अमाउंट ऑफ सच गिफ्ट। पहले क्या लिख दिया, मतलब जैसे 200 का वाउचर दिया तो 200 का टैक्सेबल हो गया, 500 का दिया तो 500 का। लेकिन आगे क्या लिखा, प्रोवाइडेड दैट वेयर द वैल्यू ऑफ सच गिफ्ट वाउचर टोकन एज द केस में बी इज बिलो 5000 रुपीज इन एग्रीगेट। किससे कम है, 5000 रुपये से, तब क्या होगा, वैल्यू ऑफ परक्विजिट शैल बी टेकन एज नहीं। तो 5 से कम है तो कितना लिया जाएगा, नहीं। 5 से ज़्यादा है तो 7 है तो 7, ठीक है। इस पर अगेन वही 2 व्यू है, ठीक है। इंस्टीट्यूट क्या कहता है, 7 है तो 7, लेकिन इनकम टैक्स वालों ने खुद ने सर्कुलर इशू करके क्या लिखा, 2, ठीक है। तो आपको दोनों तरह से लिखना होगा, मैं बुक में दिखाता हूँ। हाँ जी बच्चों, इलिस्ट्रेशन 20th पढ़ रहे हैं, मिल गया क्या? 20 पढ़ेंगे। एक तो पता नहीं कौन कहाँ हो जाता है, पता ही नहीं। इलिस्ट्रेशन 20th, इसमें हम कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं, 6th पार्ट। अ गिफ्ट वाउचर वर्थ ₹10,000 was given on the occasion of his marriage anniversary। कब दिया गया उसको, मैरिज एनिवर्सरी। चाहे बर्थडे हो चाहे मैरिज एनिवर्सरी हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। क्या अगर एम्प्लॉयर, एक बात सुनो, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गिफ्ट देगा ना तो सेक्शन 56(2)(10) नहीं लगाओगे, मतलब अदर सोर्स वाला 50,000 वाला रूल नहीं लगाओगे। यहाँ पर यही रूल लगेगा जो मैं लगा, ठीक है। अदर सोर्स वाला 50,000 वाला रूल नहीं लगाओगे। अगर एम्प्लॉयर किसको देगा, कितने का गिफ्ट दिया बच्चों, 10,000 का। तो अब आंसर देखो, 4th पार्ट। एम्प्लॉयर को देते तब बोलेंगे द वैल्यू ऑफ एनी गिफ्ट or voucher or token in lieu of gift received by employee or member of his household not exceeding 5,000 in aggregate is exempt। in this case इसको कितना मिला है, 10। तो इसका पहले आंसर तो क्या लिखा, 10,000 का 10,000 ही टैक्सेबल है, और ऑल्टरनेटिव व्यू पॉसिबल क्या है, 5,000 टैक्सेबल है। 5 कैसे है, 10 से ऊपर वाला, 5 के ऊपर, सॉरी 5 के ऊपर वाला, और 10 तो टोटल 5 से ऊपर, ठीक है। और ये ऑल्टरनेटिव व्यू किसके हैं, सर्कुलर से इशू किए हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के वहाँ से, ठीक है। तो अब गिफ्ट का आएगा तो भी आप इस तरह से लिखोगे, ठीक है। अभी हम इतना ही करेंगे। अब मुझे फटाफट से ये बताओ, रूल नंबर 3(1) क्या है, जल्दी जल्दी बता दो। रूल 3(1) घर, जो हमने अभी तक नहीं किया। 3(2) गाड़ी, जो हमने अभी तक नहीं किया। 3(3) स्वीपर, गार्डनर, डोमेस्टिक सर्वेंट वगैरह वगैरह। उसमें क्या है, जो आपके एम्प्लॉयर ने उस स्वीपर को दिया वो आपके लिए टैक्सेबल है। हाँ, आपसे कुछ ले लिया तो उतना क्या हो जाएगा कल। 4th क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर। अगर एम्प्लॉयर ही अपने ही सोर्स से दे रहा है तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के हिसाब से, और किसी दूसरे से खरीद कर दे रहा है तो अमाउंट पेड टू आउटसाइड एजेंसी। 3(5) क्या है, एजुकेशन। एजुकेशन में 3 केस हो सकते हैं। नंबर 1, एम्प्लॉयर का खुद का स्कूल है। नंबर 2, उसका कॉन्ट्रैक्ट है किसी के साथ। और 3 को हम बाद में देखते हैं। 1 और 2 में क्या है, अमाउंट प्रोवाइड, कॉस्ट ऑफ सिमिलर एजुकेशन फैसिलिटी इन सिमिलर इंस्टीट्यूशन इन नियर बाय लोकेलिटी। लेकिन अगर 1000 पर चाइल्ड तक, चाइल्ड के लिए कितना है, 1000 रुपीज़ तक की क्या छूट है। अगर 1000 से ज़्यादा हो तो दोनों तरीके से आंसर लिख देना। और अगर ना तो एम्प्लॉयर का स्कूल है ना ही कॉन्ट्रैक्ट है, सीधा किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय के बच्चे को पढ़ाया जा रहा है तो क्या होगा, कॉस्ट टू एम्प्लॉयर जो उसको लगी। उसके बाद 3(6) क्या था, अच्छा घूमने वाला भी क्या है। 3(7)(1) क्या था, इंटरेस्ट फ्री लोन। ये ऐसे बोल कर नहीं हो सकता, इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा। बस अब जो जो बातें याद रखने वाली है वो बता दो। रेट किस दिन की लेनी है, फर्स्ट डे की। किसकी लेनी है, SBI की। और अमाउंट कौन सी लेनी है, मंथ के एंड में जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है उस पर। मेडिकल के लिए कोई भी टैक्सेबल नहीं होगा, 20,000 तक के लिए लोन के लिए भी कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। मेडिकल में अगर क्लेम मिल गई तो जिस दिन क्लेम मिल गई और एम्प्लॉयर को अगर आपने वापस नहीं चुकाई तो वो लोन मान ली जाएगी, ठीक है। उसके बाद 374 में क्या है, गिफ्ट। गिफ्ट कितने तक का टैक्सेबल है, 5,000 रुपये तक का। 5,000 रुपये तक का एग्जेम्प्ट है, उससे ऊपर हो तो दोनों तरह से लिख दो, ठीक है। पक्का।